नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि तुम सब एकदम स्वस्थ हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो कृपया करके कमेंट मैसेज जरूर करें। पूजा जी नमस्कार। हाँ जी, तो अपन जो पढ़ रहे हैं अभी, जो अपन ने स्टार्ट किया है वो अपन इंडियन बैंकिंग से संबंधित कुछ टॉपिक्स करेंगे। वैसे प्लस पे ये टॉपिक्स हो चुके हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स या जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स चूक गए थे कि ये टॉपिक्स नहीं हुए थे, लाइक जो बैंकिंग से संबंधित समिति हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इधर उधर रह भी जाता है ये, तो ये अपन कवर करेंगे आज की क्लास में। वंदना जी नमस्कार, पूजा जी नमस्कार। तो मेरा नाम कपिल चौधरी है और मैं सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करता हूँ। और ये अपना चैनल है टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल। जो आरएस डेडिकेट स्टूडेंट है वो जरूर सब्सक्राइब करें। और आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है। 2018 इंटरव्यू कॉल है, मेंस क्वालिफाइड हूँ। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अनअकैडमी पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कपिल 07 कोड का उपयोग करें और 10% डिस्काउंट आप पा सकते हैं। और जो कोई भी क्वेरी हो आपकी तो 8955462595 ये मेरा नंबर है। पीडीएफ या किसी भी क्वेरी से संबंधित आप कॉल जरूर कर सकते हैं। और कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपने चैनल पर पहले से जो चीजें हुई हुई हैं उनको भी कवर करते जाइए। फॉर एग्जांपल, जो अपन ने पहले पढ़ा है कि अपन ने इंटेलिजेंसी से संबंधित जो टॉपिक थे उसके वीडियोज इस चैनल पे आ चुके हैं, वो कवर कर लीजिए। 15 मैंने योजनाओं की एक सीरीज बनाई थी, तो उसे भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो कंटिन्यू आप राजस्थान की योजनाएं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी वो पढ़ के आप जाइए, बहुत अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आज की अपन अब क्लास स्टार्ट करते हैं। एसीए वाले बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वो अगर पढ़ना चाहें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो 2 नवंबर से स्टार्ट हुई थी। शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे तक क्लास होती है। और जो आपकी राजस्थान इकोनॉमी है उसका बैच 30 नवंबर से आना जाता है। केवल आप इको पढ़ना चाहते हैं तो भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट सिलेबस चाहते हो तो भी आप 6 मंथ या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सभी आपको ध्यान रखनी होगी। तो अपन ने कल जो पढ़ा था उससे अपन जस्ट आगे चलते हैं और कंटिन्यू बात करते हैं आगे। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो अपन ने कल जो पढ़ा था उसमें समितियां जो पढ़ी थी वो मुख्य मुख्य समितियां अपन पढ़ चुके थे, लाइक गोरेवाला कमेटी। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका दोस्तों जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो गोरेवाला समिति के सिफारिश पर किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण एसबीआई के नाम से 1955 में हुआ था। ये अपन ने पढ़ा था। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि लीड बैंकिंग स्कीम है जिसमें कोई बैंक, कोई स्पेसिफिक बैंक नहीं था। कोई स्पेसिफिक बैंक नहीं था, लेकिन आपके जो सभी बैंक जो हैं उनको एज ए लीड बैंक प्रमोट किया गया ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। हेलो, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट की है, यूट्यूब पे लाइव ही हूँ। तो वो क्लास में से तो कैसे बंद करूं, फिर खत्म करूं इस क्लास को, फिर डिलीट। हाँ बताओ। हम्म। हम्म। करवा दें। वो सुबह ही करवा दें। ठीक है, पक्का पक्का, है ना। ठीक।
हाँ भाई, वापस से आ जाओ। कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य था इसलिए बीच में क्लास में थोड़ी डिस्टरबेंस हुआ, पर कोई बात नहीं। तो पूजा मीणा, पूजा शर्मा, वंदना, नमस्कार। तो अपने को ये याद रखना कि अपन ने गॉडगिल ग्रुप जो है वो भी कंप्लीट पढ़ लिया था। उसने लीड बैंक की आगे की आपकी सिफारिशें दी थी, उसके अंदर उषा थारोट समिति ने कुछ सिफारिशें ऐड की थी। उसके बाद में अपन ने बी शिवरमन समिति पढ़ी थी जिसने नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश दी थी। और उसके बाद में अपन ने नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप भी पढ़ा था, जिसके तहत दोस्तों आपके यहाँ आरआरबी की स्थापना की सिफारिश दी गई थी। और उसके बाद में जो अपन ने नेक्स्ट कमेटी पढ़ी थी वो नरसिम्हन कमेटी पढ़ी थी। कौन सी कमेटी पढ़ी थी? नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी अपन ने पढ़ी थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निजी तथा विदेशी बैंकों को भी। पुष्पा कुमार जी नमस्कार सर, कमेटी और ग्रुप में क्या डिफरेंस है? राकेश जी पूछ रहे हैं। तो राकेश जी यही है कि वर्किंग ग्रुप जो बनाया जाता है वो एक टॉपिक पे बनाया जाता है, ठीक है, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पहले वर्किंग ग्रुप बनाया गया, वो एक सही तरीके से डिस्कशन करके वो रिकमेंड दे देता है। इसी तरीके से कमेटीज होती है तो बार बार इनको बनाया जाता है। कभी किसी का नाम वर्किंग ग्रुप होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रिकमेंडेशन देता है, और उसके बाद कमेटीज भी बनाई जाती हैं। ठीक है, आकांक्षा जी नमस्कार। पुष्पा जी बहुत दिनों बाद आप तो क्लास में हैं, तो कंटिन्यू क्लासेस जरूर अटेंड करें। गजेंद्र एसीएफ के लिए है क्या सर? गजेंद्र जी इसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित कमेटीज हैं, तो आप जरूर ये भी पढ़ें। प्रवीण कुमार गुड इवनिंग। हाँ भाई, सभी बच्चे आ गए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अपन नरसिम्हन कमेटी भी अपन ने कवर कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं नरसिम्हन कमेटी सेकंड। नरसिम्हन फर्स्ट तक अपन ने पढ़ लिया था, बैंकिंग लोकपाल का उन्होंने कहा था, सेकंड जनरेशन बैंकों का उन्होंने कहा था, यहाँ तक अपन कवर कर चुके थे। उसके बाद की बात करते हैं। तो नरसिम्हन सेकंड कमेटी थी, ये दिसंबर 1997 में बनी थी और रिपोर्ट इसकी 1998 में आई थी। थोड़ी ये टाइपिंग एरर है, ध्यान रखना इस चीज को। 97 में बनी भी 88 में कैसे दे सकती है? 1998 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो नरसिम्हन समिति ने ये कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता प्रदान की जाए ताकि वह विदेशी व निजी बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सके। ये उन्होंने 1991 में भी कहा था, लेकिन पांचों में वापस इसी चीज को वापस कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए, ताकि विदेशी एवं निजी बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सके। ये भी चीज याद रखनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हैं उनको आप बेहतर भर्ती व प्रशिक्षण प्रक्रिया भी उन्हें अपनानी चाहिए ताकि उनकी रिक्रूटमेंट और उनका जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो अच्छा हो, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन और किया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने कहा था कि मजबूत तथा बड़े बैंकों का आपस में विलय किया जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान है। तो एक चीज आप याद रखना, मोदी जी अभी सबसे ज्यादा सीरियस अगर किसी की बात को ले रहे हैं तो वो किसकी बात को ले रहे हैं मोदी जी? वो है आपकी नरसिम्हन कमेटी सेकंड का। 2014 के बाद में जितनी भी मर्जिंग हुई है इंडिया में, मर्जिंग का एक अलग से टॉपिक बना के और यूट्यूब पे डाला हुआ है मेरा, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की मर्जिंग का। तो वो सारी की सारी बात मोदी जी अब कह रहे हैं कि नरसिम्हन समिति ने कहा था। नरसिम्हन समिति ने बहुत पहले कहा था और बहुत अच्छे रिकमेंडेशन है। उन्होंने कहा था कि मजबूत तथा बड़े बैंकों का आपस में विलय किया जाए ताकि वे वैश्विक पहचान प्राप्त कर सकें और वैश्विक व्यापार में भारत की सहायता भी कर सकें, ठीक है। इसलिए बड़े तथा मजबूत बैंकों की मर्जिंग की जानी चाहिए। इन्होंने साथ में यह भी कहा था कि मजबूत बैंकों का, बड़े तथा मजबूत बैंकों का विलय कमजोर बैंकों से ना किया जाए। इन्होंने ये नहीं कहा था कि जो आपके वीक बैंक है या छोटे बैंक है उनकी मर्जिंग कमजोर मजबूत बैंकों से कर दो, ये नहीं कहा था। तो याद रखना, उन्होंने केवल और केवल किसके लिए कहा था? लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बैंक्स जो हैं उनका आपसी विलय किया जाए ताकि वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके, उनकी रैंकिंग अच्छी हो और भारत का भी वो सहायता कर सके वैश्विक व्यापार में, निवेश में, प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्ट करने में, सब चीजों में। प्रवीण जी किस चीज की कांग्रेचुलेशन दे रहे हो? पूजा जी बहुत दिनों से, हाँ चलो, हाँ नेट बंद था कि इतने दिन, कोई बात नहीं। तो ये अपन ने नरसिम्हन समिति ने फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या दी? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता प्रदान की जाए, बेहतर भर्ती व प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाए, मजबूत तथा बड़े बैंकों का आपसी विलय हो, लेकिन मजबूत बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि भारत में 4 स्तरीय बैंकिंग अवधारणा भी प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कुछ बैंक कितने बड़े होने चाहिए, 3-4 बैंक ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल के हो, ठीक है। फिर उन्होंने
उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए कुछ बैंक, फिर जिला स्तर के और फिर ग्राम स्तर के। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि भारत में 4 स्तरीय बैंकिंग का, 4 लेवल जो बैंकिंग है आपके, 4 स्तरीय बैंकिंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नरसिम्हन समिति ने कहा था कि एक कुछ बैंक ऐसे हो जो इंटरनेशनल लेवल के हो, फिर नेशनल लेवल के हैं, कोऑपरेटिव बैंक आपके कहाँ के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो आपके ग्राम लेवल के हैं, ठीक है, रूरल लेवल के। तो हमें क्या करना चाहिए, 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भाई आरबीआई के बहुत सारे काम हो रहे हैं, आरबीआई मोटा चौधरी बन रखा है, तो इसके काम अपन ने पढ़े थे, आपको अगर बताइए तो आरबीआई के फंक्शंस जो थे, मैंने 10-11 फंक्शंस आपको लिखवाए थे। आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक भी है, उन्हें ऋण भी देता है, विदेशी मुद्रा भंडारों का संरक्षण भी करता है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है लेखा जोखा भी रखता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट का भी काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी उसकी भूमिका है, साथ ही साथ नोट इश्यू करने का काम भी उसी का ही है, ठीक है। केंद्र व राज्यों के ऋण प्रबंधन का कार्य भी वही करता है। तो ये बहुत सारे कार्य उसके, उनमें से नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि आरबीआई और कामों का ना ज्यादा तवज्जो ना देके आरबीआई मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र के विनियामक के रूप में रहे, एज ए रेगुलेटर काम करे, ताकि वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। वह बैंकों का स्वामी ना बने, ना वो वह ऋण का प्रबंधन करे, और सारे कामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग क्षेत्र के लिए नियम और विनियम बनाए, बैंकिंग क्षेत्र का सुपरविजन करे, उसको गाइड करे, ताकि बैंकिंग क्षेत्र और अच्छे से डेवलप हो सके, ठीक है। तो ये चीजें भी अपन ने पढ़ी। तो इन्होंने कहा कौन सा मुख्य कार्य है, विनियामक के रूप में काम करे। उन्होंने कहा बैंकों में कंप्यूटरीकरण, डिजिटलीकरण, ऑनलाइन पेमेंट को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो भारत में जिस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आई थी 90 के दशक के अंदर, तो इन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि भारत को अब डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर देना चाहिए और कंप्यूटर सिस्टम के तहत हमें बैंकिंग गतिविधियां संचालित करनी चाहिए, और सबसे पहले तो सारा जो डाटा है उसे डिजिटल रूप से स्टोर किया जाए। उन्होंने कहा नए प्राइवेट बैंक तथा विदेशी बैंकों को लाइसेंस प्रदान किया जाए ताकि कंपटीशन बढ़ सके। तो ये दोनों ही बार उन्होंने कहा, ठीक है, प्राइवेट बैंक तथा विदेशी बैंकों को लाइसेंस प्रदान किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत को जो है पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपना लेना चाहिए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपना लेना चाहिए। आपने नाम सुना होगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कार, CAR, याद है कुछ। बैंकों को अपने जोखिम युक्त परिसंपत्तियों का एक निश्चित हिस्सा अपनी राशि का मेंटेन करना पड़ेगा, या दिवालिया होने से पहले जमाकर्ताओं की निधियों का उपयोग किए बगैर घाटे से निपटने की क्षमता क्या कहलाती है, आपकी पूंजी पर्याप्तता अनुपात। तो प्रत्येक बैंक को 9% जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है राशि। तो सबसे पहले हमने 1996 में मेंबरशिप तो ले ली थी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS की मेंबरशिप तो ले ली थी, लेकिन हमें बेसल मानक अपनाने थे। हमने क्या अपनाना था, बेसल मानक। तो उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा था कि डायरेक्टली उन्होंने यही कहा था कि अब टाइम आ चुका है कि भारत बेसल मानकों को अपना ले। किसे मान ले, बेसल मानकों को अपना ले। तो एक तरीके से वह पूंजी पर्याप्तता अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है उसे अपना ले। तो ये भी याद रखना। तो नरसिम्हन साहब की जो समितियां थी वो छोटी मोटी नहीं थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों की याद रखनी है। अलग अलग 5-5 नंबर में पूछे जा सकती हैं ये 50 वर्ड वाले क्वेश्चंस में, और प्री में भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो समिति थी इसने क्या कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्ता दी जाए, विदेशी व निजी बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सके, साथ ही साथ विदेशी तथा निजी बैंकों को लाइसेंस भी दिया जाए, भर्ती व प्रशिक्षण प्रक्रिया जो है और मॉडर्न किए जाए, मजबूत तथा बड़े बैंकों का आपस में विलय किया जाए ताकि वैश्विक पहचान मिले, ठीक है। साथ ही साथ मजबूत बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ न करें। साथ ही साथ का 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए, बैंकिंग क्षेत्र में विनियामक के रूप में कार्य करना चाहिए, कंप्यूटरीकरण, डिजिटलीकरण, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लाइसेंस नए बैंकों को दिए जाने चाहिए और बेसल मानकों को अपना लेना चाहिए। सोनल जी पूछ रहे हैं सर ACF वालों के लिए है क्या ये? सोनल जी अभी इसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी आएंगी, तो बैंकिंग आपके ACF में सिलेबस में आती है, तो आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, ठीक है। और RS वाले बच्चे तो कंटिन्यू रखें। अब एक क्वेश्चन कभी कभी और भी पूछा जाता है कि आपके यहाँ आपने सब कुछ पढ़ लिया, पर कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सी समिति ने यह कहा था कि
जो आपके कमजोर बैंक जो या जो छोटे बैंक है उनकी भी मर्जिंग की जाए। तो ये भाई साहब आपने नरसिम्हन कमेटी तो कहा नहीं था, तो फिर किसने कहा? तो 1999 में एस एन वर्मा पैनल बना था। कौन सा पैनल? एस एन वर्मा पैनल बना था, एस एन वर्मा ग्रुप बना था, एस एन वर्मा कमेटी बनी थी। इस एस एन वर्मा पैनल ने कहा था कि कमजोर बैंकों के आपसी विलय की सिफारिश की थी। इन्होंने कहा कि कमजोर बैंकों को भी मर्जिंग करनी चाहिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे और ये सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा कर सकें, जैसे उस समय कमजोर बैंक थे इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनके लिए इन्होंने कहा था। तो याद रखना, दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। कमजोर बैंकों की मर्जिंग एस एन वर्मा पैनल, ठीक है। मजबूत तथा बड़े बैंकों की मर्जिंग नरसिम्हन कमेटी सेकंड, नरसिम्हन कमेटी सेकंड। तो ये दोनों टॉपिक आपको याद रखने ही है कि एस एन वर्मा पैनल ने किसके लिए कहा था? कमजोर बैंकों की मर्जिंग के लिए कहा था। और आपके ये मर्जिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, अपन ने नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप पढ़ लिया, नरसिम्हन फर्स्ट पढ़ ली, नरसिम्हन सेकंड पढ़ ली। बताओ किसी को कोई समस्या, अगर कोई बात रही है कि गुरुजी इतना तो हो गया और कितनी समिति पढ़ाओगे? तो भाई समिति गुरुजी एक्स्ट्रा तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन जो है वो तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो पढ़ोगे। तो अभी एसआई का गुरुड़ बैच चल रहा है। अगर आपके यहाँ कोई भी रिलेटिव एसआई की तैयारी कर रहा है तो एसआई का गुरुड़ बैच ज्वाइन कर सकता है। वहां पे इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी मैं ही करवा रहा हूँ। रेफरल कोड मेरा कपिल07 कोड है, और जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और टॉप एजुकेटर्स इसे करवा रहे हैं, ठीक है। सचिन पूछना चाह रहा है कि वीक बैंक की आपस में विलय की बात चल रही है। सचिन देखो, जो कमजोर बैंक थे उनका आपसी विलय किया जाए, और तो आपस में आपको T20 मैच तो करवाओगे को नहीं है, और तो क्या करवाएंगे आपस में इनसे? बैंक से आपस में तुम क्या उम्मीद रखते हो? तो आपस में बैंक की तो मर्जिंग ही हो सकती है भाई। हाँ, राजस्थान इको अभी शुरू नहीं हुई है, राजस्थान इकोनॉमी दिसंबर में स्टार्ट होगी, ठीक है। तो कोई भी एडमिशन लेना चाहे तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो। फिर बात करते हैं, कुछ और समितियों की भी बात करते हैं। तो एक कमेटी अपने यहाँ बनी थी, दामोदरन समिति। अभी हाल फिलहाल में भी ये दोस्तों आपकी दामोदरन कमेटी जो थी 2010 वाली, ये थोड़ी सी चर्चा का विषय रही थी, क्योंकि हाल ही में एसबीआई ने ये कहा था कि मिनिमम बैलेंस की जो सीमा है वो ना भी रखो, तो हम आपके ऊपर ज्यादा चार्जेज वार्जेज नहीं लगाएंगे, आप तो कंटिन्यू जो है बैंकिंग गतिविधियों का संचालन करते रहें। तो ये जो समिति बनी थी, ये किससे संबंधित समिति थी? ग्राहक सुधार या ग्राहक सेवाओं से संबंधित समिति थी। काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके यहाँ दामोदरन कमेटी किससे संबंधित थी 2010 वाली? तो ये आपके जो कंज्यूमर से जो सर्विसेज जो थी, ग्राहकों की जो कस्टमर्स की जो सर्विसेज है या कस्टमर रिफॉर्म से संबंधित थी। तो इन्होंने कहा कि यूजर चार्जेज में कमी लाए। बैंक जो है वो धीरे धीरे जो आपके यूजर चार्जेस, उपभोक्ता शुल्क जो आप लेते हो, उसमें क्या करे? कमी लाए, ठीक है। न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता को समाप्त किया जाए, या पेनल्टी जो है पेनल्टी में कमी लाई जाए। दोनों ही बात सही थी। इन्होंने कहा था या तो आप मिनिमम बैलेंस की जो बाध्यता है उसे बंद करें, या फिर जो आप पेनल्टी लगाते हैं उसे खत्म करें। इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की शिकायतों के निवारण हेतु एक एकीकृत कॉल सेंटर बनाया जाए। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब एसबीआई वालों को फोन करो, एक्सिस का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, पीएनबी का अलग है। इससे ज्यादा बेटर तो ये है कि अपन क्या करें, इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर बनाएं, ताकि बैंकिंग क्षेत्र की शिकायतों का निवारण एक मंच पे हो सके और उसका सुपरविजन भी अच्छे से हो सके। तो ये भी अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि जो बचत खाते रखते हैं उन्हें 5 लाख तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाए। जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट को एक्टिव रखते हैं, उन लोगों को क्या दिया जाए? 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। याद रखना ये चीज। उसके बाद में दोस्तों, अब ये जो कमेटी है इसकी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। दामोदरन समिति पूछते हैं यूजर चार्जेस धीरे धीरे सभी, ज्योति जी नमस्कार। हाँ, यूजर चार्जेस धीरे धीरे बैंकों को अब कहा गया है कमी की जाए। नहीं, आज के टाइम तो बैंक का नहीं, देख लेना
तो ये चार्ज लाग जाए। तो देखा कद कम करे यूजर चार्जेस। तो न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता पे अभी एसबीआई ने कहा था कि हम मिनिमम बैलेंस वाला जो है वो जो सिस्टम है वो हम खत्म करेंगे, आप टेंशन मत लो। साथ ही साथ में दोस्तों इसको खत्म करने के लिए, मिनिमम बैलेंस की बाध्यता को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने, आपको पता है, तो जनधन अकाउंट भी खोले थे। तो वो इस समिति की बातों पे कुछ गौर फरमाया गया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है तो जनधन अकाउंट के जो सेविंग अकाउंट पे पहले 1 लाख तक का बीमा दिया जाता था, लेकिन अब कितना दिया जाता है दोस्तों, 2 लाख तक का बीमा दिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा दामोदरन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसको थोड़ा थोड़ा क्या रखा गया, ध्यान में रखा गया। अगर आपको याद रहे तो इन बातों को ऐसे लिंक करना सीखो। दामोदरन कमेटी ने कहा था कि मिनिमम बैलेंस की इस बाध्यता को समाप्त किया जाए या पेनल्टी को कम किया जाए। तो जनधन अकाउंट तो जीरो बैलेंस अकाउंट थे, तो वो एक काम ठीक हुआ था। एक जो आपके सेविंग अकाउंट जो थे जनधन खाते वाले, उनमें 5 लाख तक का बीमा तो नहीं मिला, लेकिन पहले 1 लाख का मिला और अभी हाल फिलहाल में वो 2 लाख का उसमें दुर्घटना बीमा आपको मिलता है। तो ये भी आपको याद रखनी चाहिए। तो दामोदरन समिति ने ये बातें कही। तो वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है दामोदरन कमेटी। किससे संबंधित है दोस्तों, आपके ग्राहक सुधारों से संबंधित समिति है। बताओ समझ में आई नहीं आई, बताते जाओ भी साथ साथ में। आगे वंदना जी, चलो ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। चलो रमेश जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसके बाद में अपन का बात करते हैं एमवी नायर कमेटी की। दामोदरन कमेटी याद रह जाएगी, फिर अपन बात करते हैं द एमवी नायर कमेटी। ये माविला विश्वनाथन नायर जो थे, अपने जो होता आपका क्राइसिल जो है, आप क्या पढ़ेंगे शेयर मार्केट में, उसके हेड भी थे ये रेटिंग एजेंसी के। काफी एमडी ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये यूनियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो काफी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे। इनकी कमेटी बनाई गई 2011 में। 2011 में, तो 2011 में जो ये कमेटी बनाई गई थी, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था वो प्राथमिकता क्षेत्र उधार को आपको क्या करना था, एनालिसिस करना था। तो इस समिति की जो रिकमेंडेशन जो थी वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से ही थी, पीएसएल से संबंधित ही थी। तो पीएसएल वाली बात तो आपको कुछ याद ही होगी, मैंने बहुत बार करवाया पीएसएल। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधार, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो, कि बैंकों को अपने कुल ऋण योग्य राशि का एक निश्चित हिस्सा जो है वो हाल फिलहाल 40% डिसाइड किया गया है, वो वंचित वर्ग को देना होगा। अगर ये प्रावधान ना हो तो फिर अपने जो SC ST, फीमेल या आपका कृषि है, MSME सेक्टर है, इसको तो ऋण मिलने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बड़े उद्योगपतियों को ऋण दे देंगे। इन लोगों का मानना है कि ये जो लोग हैं जिनकी क्रेडिट कम है, या कृषि है, MSME सेक्टर है, या वंचित वर्ग है, ये लोन है जो डूब जाता है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, डूबता तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इनका मानना है। तो भाई देखो, डूबने के लिए तो बड़े उद्योगपतियों का डूबता है, उससे ज्यादा तो किसी का ही नहीं डूबता है। एनपीए उनकी वजह से, ये टॉप मोस्ट 12 लोगों से ही एनपीए बहुत ज्यादा है अपने यहाँ। तो इन्होंने ये कहा कि ये प्राथमिकता क्षेत्र उधार का जो कॉन्सेप्ट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, आप जैसे 100 करोड़ के ऋण दे रहा है कोई बैंक, ठीक है, उनमें से उसे 40%, मतलब उसे क्या होगा, 100 करोड़ में से 40 करोड़ के ऋण जो है वो वंचित वर्ग को देने पड़ेंगे, वंचित वर्ग को देने पड़ेंगे। अब वंचित वर्ग में कोई ज्यादा अलग अलग चीजें नहीं होंगी। अलग अलग क्या होगा वंचित वर्ग में, जैसे वंचित वर्ग में एग्रीकल्चर आ गया, कृषि सेक्टर आ गया, उसके बाद में दोस्तों आपका MSME सेक्टर आ गया, उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें तो आपके SC ST, फीमेल, ये जो वर्ग है आपका, इसको आप ज्यादा से ज्यादा ऋण दो, ताकि इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, ताकि इनका क्या हो सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, वित्तीय समावेशन हो सके, और अच्छे से ये अपने कार्यों को कर सके, इनको क्रेडिट मिले, ताकि स्वरोजगार की भावना उत्पन्न हो, भारत में जो रोजगार है उसकी समस्याओं का खत्म हो, और उद्यमिता की भावना उत्पन्न हो। हाँ सर, ये तो मुझे अच्छे से याद हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है वंदना जी, अगर आपको याद हो गया तो फिर बताओ तुम लोग, सामान्यतः बैंकों को कितना % दिया जाता है, बताओ सामान्यतः बैंकों को कितना बैंकों द्वारा कितना दिया जाता है। तो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, और आपके प्राइवेट बैंक है, या आपके जो फॉरेन बैंक है, इन्हें कितना देना पड़ता है, 40% देना पड़ता है। इन्हें कितना देना पड़ता है,
40% देना पड़ता है। अब बात करते हैं अपन पेमेंट बैंक की। तो पेमेंट बैंक तो भाई साहब आपको पता है ऋण ही नहीं देता। तो भाई ऋण ही नहीं देता तो पेमेंट बैंक के ऊपर यह लागू नहीं होता है, पेमेंट बैंक पे यह लागू नहीं होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके जो अलग से बैंक हैं, जैसे आपका रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, भाई इनका तो उत्थान ही जो हुआ है या इनकी तो स्थापना ही जो हुई है वो तो वंचित वर्ग के लिए भी है। रूरल एरियाज में जो डिप्राइव्ड क्लास है उसके लिए रीजनल रूरल बैंक, और लघु वित्त बैंक तो नाम ही लघु है तो फिर छोटे लोगों के लिए, या छोटे लोगों का मतलब है जो वंचित वर्ग जो है उसके लिए, ऐसा कोई छोटा शब्द नहीं है। लेकिन लघु वित्त बैंक का मतलब है छोटे छोटे ऋण देने। तो इन लोगों को 75% देना पड़ता है। इन्हें कितना देना पड़ता है? 75% देना होता है। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं आपके, कोऑपरेटिव बैंक पे यह लागू नहीं होता, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक तो बने ही इन्हीं के लिए हैं। कोऑपरेटिव बैंक को बड़े उद्योगपतियों को ऋण नहीं देते हैं, इन ये तो कंप्लीट 100% ही पीएसएल में देते हैं, तो इस पे लागू नहीं होता है। ये भी अगर आपको याद होगा तो, हाँ शाबाश। तो आपको याद है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक को 40% देना पड़ता है। पेमेंट बैंक के ऊपर ये बाध्यता लागू नहीं होती है, कोऑपरेटिव बैंक में ये लागू नहीं होती है। रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% देना होता है। तो एमवी नायर कमेटी ने यह कहा कि जो ये 40% की जो लिमिट है इसको निरंतर रखा जाए, ये बेहतरीन है, इसको कंटिन्यू रखा जाए, पीएसएल को कम ना किया जाए, बढ़ाया जाए, नहीं तो इसे मेंटेन रखो। इन्होंने साथ ही कहा कि जो एजुकेशनल लोन है 15 लाख तक और विदेश में शिक्षा के लिए 25 लाख तक के एजुकेशनल लोन है, इन्हें भी हमें किस में मान लेना चाहिए? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में मान लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी किसके अंदर आते हैं? वंचित वर्ग में आते हैं। तो मेरी भी ये मानना है कि इसे मान लिया जाए। तो एजुकेशनल लोन 15 लाख तक भारत में, और विदेश में अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो 25 लाख तक के हो, तो उन्हें किस में माना जाना चाहिए दोस्तों? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में माना जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि 50-20 से कम शाखाएं वाले जो विदेशी बैंक है उन्हें पीएसएल में 32% योगदान तो देना ही होगा। हाँ भाई साहब, ये भी बहुत अच्छा प्रावधान किया कि भाई आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है और आपके प्राइवेट बैंक है और आपके दोस्तों फॉरेन बैंक है, इनको तो आपको पता ही है 40% देना होता है। लेकिन फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम शाखा है, ओनली नए नए आए हैं, तो इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उन्हें 32% योगदान देना पड़ेगा, 32% योगदान देना होगा। तो ये भी अच्छी बात है। और आपको पता ही है कि आपका पेमेंट बैंक और आपका कोऑपरेटिव बैंक पे ये लागू नहीं होता है, और आपके आरआरबी और आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन्हें 75% देना पड़ता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पब्लिक सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, प्राथमिकता क्षेत्र उधार। इसके अंदर फिर अपन ये भी पढ़ेंगे जिन बैंकों से ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तो उनको फिर क्या करना पड़ता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक या जो आपका स्मॉल एंटरप्रेन्योर, जो आपका एसईडीएफ फंड है, डेवलपमेंट फंड, उसमें आप डाल सकते हो, या एक दूसरे में बैंक जो है वो अगर किसी का नहीं पूरा हुआ है तो एक दूसरे से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें भी याद रखनी होती हैं। ठीक है, नमस्कार विजेता जी, नमस्कार। तो ये सारी चीजें याद रखना। साथ ही साथ एमवी नायर कमेटी ने ये भी कहा कि जो नो फ्रिल अकाउंट है, या जिन्हें हम बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट में जो है 50,000 तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी जो, तो 50,000 तो ज्यादा हो जाएंगे, 50,000 अगर ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाएगी तो जनता वापस जमा ही नहीं कराएगी। लेकिन फिर भी ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अस्थायी रूप से ऋण। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड पे मिलता है ना आपको क्रेडिट पे, उसी तरीके से ओवरड्राफ्ट मतलब आपके खाते में पैसा नहीं है फिर भी आप अस्थायी रूप से 50,000 तक निकलवा सकते हैं। तो जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर ये दिए जाने चाहिए। एमवी नायर कमेटी ने कह दिया, लेकिन इस बात में इतना ज्यादा सरकार ने इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन थोड़ा सीरियसली तो लिया, क्योंकि जनधन अकाउंट जब आए थे तो जनधन अकाउंट के लिए सरकार ने ये कहा कि हम जो है 6 महीने के बाद में अगर किसी का ट्रांजैक्शन अच्छा रहता है, उसका अगर व्यवहार या परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो बैंक अपने विवेक से उसे 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट देगा। और हाल फिलहाल में इसे बढ़ाकर 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट दिया जा रहा है। ठीक है, ये बैंक के विवेक पे निर्भर है कि किसे दे किसे नहीं दे, लेकिन 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट जो है वो जनधन अकाउंट के माध्यम से दिया जाता है। तो याद रखना भाई, एमवी नायर साहब ने क्या कहा था, क्या कहा था? तो एमवी नायर साहब जो थे, एमवी नायर साहब ये जो थे आपके, हाँ एक सेकंड रुकिए,
हाँ, तो एमवी नायर साहब ने क्या क्या कहा, ये चीज आप देख लीजिए। एमवी नायर साहब ने ये कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र उधार जो है उसके अंदर 40% की लिमिट तक को आपको क्या रखो, कंटिन्यू रखो। भारत में जो एजुकेशनल लोन जो है, भारत में जो एजुकेशनल लोन जो है आपके, ये देखो इसके अंदर भी गलत लिख दिया, ये टाइपिस्ट मेरी वैश्विक बेइज्जती करवाने पे पड़ा है, वैसे ही मेरी अंग्रेजी तुम लोगों को पता है, ऊपर से फिर ये, ठीक है। तो 40% एजुकेशनल लोन जो है उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में माना जाए। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके यहाँ जो है 20 से कम शाखाओं वाले जो 20 से कम शाखाओं वाले जो बैंक हैं, उनको विदेशी बैंक, उन्हें 32% देना पड़ेगा। और ओवरड्राफ्ट जो है वो अपन कहाँ तक ले जाएंगे, आपके 50,000 तक ओवरड्राफ्ट दें। तो बताओ किस किस को क्लियर, फिर आगे चले अपन, ठीक है। उसी के बाद एक कमेटी बनी जिसका नाम था एमबीएन राव कमेटी। ये केनरा बैंक के और इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, काफी अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं एमबीएन राव साहब। तो राव साहब जो थे वो आपके किस किस के थे, केनरा बैंक और इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो राव साहब ने ये कहा कि भारत में जो है ना, पाकिस्तान और तंजानिया में जैसे अलग से भारतीय महिला बैंक बना रखा है ना, उसी तरीके से हमें भारत में भी एक क्या बनाना चाहिए, भारतीय महिला बैंक। इन्होंने पी चिदम्बरम साहब को कह दिया। पी चिदम्बरम साहब ने फिर बजट में आके कहा कि हमें तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो एमबीएन राव साहब ने ही सबसे पहले कहा था, इस समिति ने ही कहा था कि भारत में प्रथम भारतीय महिला बैंक बनाया जाए, ठीक है, भारतीय महिला बैंक बनाया जाए। तो ये भारतीय महिला बैंक जो था उसकी स्थापना की रिकमेंडेशन इन्होंने की थी। 2013 में ये बना था और 1 अप्रैल 2017 को दोस्तों, 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में इसका विलय कर दिया गया। आज के दिन ये नहीं है, आज के दिन ये नहीं है, याद रखना ये चीज। तो 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में इसकी मर्जिंग कर दी गई थी। तो इस समिति ने भारत में सबसे पहले ये कहा था कि प्रथम भारतीय महिला बैंक की स्थापना की जाए और ये बनाया गया। इसके हेड जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था वो एस एम स्वाति को बनाया गया था और अपने मनमोहन सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल 2017 को इसके अंदर इसका विलय जो है वो एसबीआई में कर दिया गया। ये बैंक अच्छा था, एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग इंडिया, महिलाओं के लिए अलग से सशक्तिकरण के लिए। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे फील हुआ कि महिलाओं का सशक्तिकरण महिलाओं के द्वारा नहीं, महिलाओं का सशक्तिकरण पूरे समाज के द्वारा, उनके द्वारा, खुद के द्वारा ही होगा। केवल अलग से बैंक बनाने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। तो अपन बैंकिंग पढ़ेंगे तो ये भारतीय महिला बैंक और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप जरूर याद रखिए। हाँ सर, ऐसा क्यों किया, वंदना का ये पूछना है। इससे अच्छा काम नहीं किया, इसने अच्छा काम नहीं किया, सोनल ने कहा। हाँ, अच्छा काम तो काम नहीं किया, ठीक है। तो सोनल जी और वंदना जी दोनों को मैं बता देता हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण में जो है महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से बैंक बनाने से महिलाओं का सशक्तिकरण ऐसे नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है। पाकिस्तान तंजानिया ने किया था तो हमने भी कर दिया, थर्ड कंट्री इंडिया थी। लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण एसबीआई अपने थ्रू भी कर सकता है, एक दूसरा बैंक भी कर सकता है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अपने यहाँ अवधारणा है, उसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जाता है। जनधन अकाउंट जो है उनमें भी महिलाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी महिलाओं के अकाउंट्स पे ही ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो अलग से एक बैंक होना, इससे महिला सशक्तिकरण हो जाए, ये श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इस बैंक ने कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था कि ये बहुत अच्छे से कार्य किया था। तो फिर बाद में धीरे धीरे सरकार को समझ में आ गया कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी एक साथ ही होगा, कोई अलग से बैंक नहीं कर सकता। प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सभी महिला सशक्तिकरण में ही लगे हुए हैं, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं पीजे नायक समिति की। कौन सी कमेटी की बात करते हैं, पीजे नायक कमेटी। ये भी बड़ी फेमस समिति थी, तो पीजे नायक समिति की भी हम बात करते हैं। पीजे नायक समिति ने क्या कहा था, पीजे नायक समिति जो थी, ये पीजे नायक साहब थे, ये फॉर्मर सीईओ थे एक्सिस बैंक के। और इनके टाइम में एक्सिस बैंक जो था वो भारत में काफी नामी बैंक बन चुका था 2014-15 में, ठीक है। तो पीजे नायक कमेटी जो थी उसने क्या कहा, पीजे नायक समिति ने यह कहा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर लेनी चाहिए। मतलब नरसिम्हन साहब तो कह रहे थे कि 51% तक सीमित कर लो, 51 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने तो ये कह दिया कि 50% से भी कम कर लो, तुम उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्वायत्ता दो,
ठीक है, और उसके अंदर धीरे धीरे वहां से आप क्या कीजिए, उनकी हिस्सेदारी को धीरे धीरे कम कर लो। ठीक है, तो फिर सरकार ने कहा अगर 50% से कम ही कर लेंगे तो वो फिर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कैसे कहलाए। भाई आप कह रहे हो पब्लिक सेक्टर बैंक में 50% से भी कम कर लो, तो कम करने का मतलब तो ये हुआ ना 51% होती है तभी जाके उसका नाम पब्लिक सेक्टर बैंक है, नहीं तो फिर बाद में वो प्राइवेट सेक्टर बैंक बन जाएगा। तो ये रिकमेंडेशन इतनी नहीं मानी गई। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाया जाए। एक क्या बनाई जाए, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई जाए। बीआईएस का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। और बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ये होगा, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई जाए जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी अपने पास रखेगी और जिससे सरकार के हस्तक्षेप में कमी आएगी। और ये बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रशासन का भी ध्यान रखेगी। अब देखो मैं समझाता हूँ बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होगी। जैसे ये आपकी सरकार है, सरकार से दोस्तों आपकी सरकार क्या बनाएगी, एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बना देगी, बीआईसी। अब इस बीआईसी के पास होगी सबकी शेयर होल्डिंग, चाहे एसबीआई हो, चाहे आपका पीएनबी हो, चाहे आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका दोस्तों बात करें यूको बैंक हो, चाहे आपका केनरा बैंक हो, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, इनकी शेयर होल्डिंग किसके पास होगी, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास होगी। सरकार इंटरफेयर नहीं करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटरफेयर नहीं करेगी, ये कंपनी बना दी जाएगी और ये कंपनी सबका ध्यान रखेगी, इन बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का। और फिर बाद में इनमें नियुक्तियां कैसे होंगी, इन पब्लिक सेक्टर बैंकों में इनका ध्यान भी कौन रखेगी, ये कंपनी ही रखेगी। ये कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इसे भी नहीं अपनाया गया। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है इसे भी नहीं अपनाया गया। तो पीजे नायक साहब ने कहा भाई समिति बनाई है, इतनी बात कर दी, कुछ तो अपनाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। कोई बात तो मानो, आपको मैंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर लो, ये भी नहीं माना। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए मैंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक अलग से बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दे और वो अपने पास शेयर होल्डिंग रखेगी और सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाएगा और प्रशासन भी ये संभालेंगे, ये भी नहीं मानी। तो फिर इन्होंने कहा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया जाए, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB बनाया जाए, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की जाए। और बैंक बोर्ड ब्यूरो जो होगा वो क्या करेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनमें उच्च स्तरीय नियुक्तियों का ध्यान रखा जाएगा। ये बात सरकार ने मान ली, ये बात सरकार ने मान ली। और इनके कहने पे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने भी कहा था पीजे नायक कमेटी ने, और जो मिशन इंद्रधनुष जो आया था उसके अंदर में भी ये बात कही गई थी 2015 वाला, अगर आपको 7 सूत्रीय मिशन आया था, मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष में भी ये कहा गया था कि आपके यहाँ क्या बनाया जाए, एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया जाए। और बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है उसका मुख्य कार्य क्या होगा, जो आपके यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है, उनमें उच्च स्तरीय नियुक्तियां, उनके सीईओ कौन होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे उनके यहाँ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होंगे, उनके हेड कौन होंगे, उच्च स्तरीय जो नियुक्तियां हैं उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये 2016 में बना था बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब उच्च स्तरीय नियुक्तियों का काम आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देखती है, बल्कि कौन देखता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो देखता है। तो इन्होंने ये भी कहा, साथ ही साथ इन्होंने कहा चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर एक बार बनाते हो तो उनका कार्यकाल में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देके उन्हें 5 वर्ष तक रखो, क्योंकि जब आप उन्हें 5 वर्ष तक रखेंगे तभी जाके दोस्तों उनको अपने कार्य क्षेत्र में काम करने का ढंग से मौका मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों उनको यह भी मौका मिलेगा कि वह कुछ इनोवेटिव कर सके। आदमी जाए 1 साल भी रहे नहीं, उससे पहले वापस आ जाए वहां से, तो फिर वो क्या तो चेंज करेगा। तो ये जो आपकी पीजे नायक कमेटी बनी थी, इसने सबसे पहले तो ये कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक में शेयर होल्डिंग 50% से कम, ये भी नहीं माना गया। इन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एक अलग से समिति बना दे, के अंदर सरकार अलग से एक बैंक इन्वेस्टमेंट कमेटी बना दे, ये कमेटी इनको संभाल लेगी, ये भी नहीं माना गया। फिर उन्होंने कहा कि आप कम से कम एक बैंक बोर्ड ब्यूरो तो बनाओ, ताकि जो क्या करे, उच्च स्तरीय नियुक्तियां करें। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया 2016 में, उनके हेड बनाए गए विनोद राय को उनका हेड बनाया गया, पूर्व केग थे अपने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये सारा काम हुआ। तो बताओ किस किस को क्लियर है यहां तक, ये कमेटी किस किस को क्लियर है, बताते जाओ भी साथ के साथ ही कि अपन ने ये जो पढ़ी है समिति,
तो आज अपन ने जो समितियां पढ़ी वो कौन कौन सी थी? एक तो आपकी MBN राव कमेटी पढ़ी अपन ने, भारतीय महिला बैंक वाली। एक PJ नायक समिति बनाई, जो आपके जो फॉर्मर CEO थे आपके एक्सिस बैंक के फॉर्मर CEO वाली, ये बनाई गई थी PJ नायक कमेटी। उससे पहले दोस्तों अपन ने एक MV नायर कमेटी पढ़ी, दामोदरन समिति समिति अपन ने अच्छे से क्लियर की। साथ ही साथ में अपन ने नरसिम्हन कमेटी सेकंड पढ़ी। ठीक है, तो कल एक क्लास और होगी इसकी, और उसके बाद में ये टॉपिक अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे, बैंकिंग का समितियों से संबंधित जो टॉपिक है। तो आपका काम यही है कि कंटिन्यू शाम को 6 से 7 बजे 40-45 मिनट निकाल लिया करो। इकोनॉमी के जो जो टॉपिक महत्वपूर्ण मुझे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ही को अपन यहाँ करें, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अपन कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, और आप ध्यान रखें 25 नवंबर से अपने यहाँ राजस्थान में पहली बार एक टॉप एजुकेटर्स का बैच आ रहा है। अनअकैडमी से टॉप एजुकेटर्स, जो अनअकैडमी के खूब एजुकेटर है, उनमें से जो टॉप है उन एजुकेटर्स को लेके दोस्तों एक नया बैच ला रहे हैं, जिसमें सुरेश ठोलिया सर है, रघुवीर सर है, चंदू सर, सुरेश पुरोहित, जाखड़ सर, में हम सभी मिलके आपके लिए ये बैच ला रहे हैं। इसके अंदर मैं इको पढ़ाऊंगा, पब्लिक एड पढ़ाऊंगा, एथिक्स पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपका योगा, साइको, ये टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, 8400 रुपया ओनली फीस है, और कपिल 07 कोड का उपयोग अगर आप करते हो तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा, और आपको पड़ेगा कुल मात्र 7560 रुपए में। तो आपके परिवार में कोई भी RS की तैयारी करना चाहता है, सर इनको लाइक कहाँ से वैसे भूल जाते हैं बिना लाइक। ठीक है, तो भाई सभी स्टूडेंट्स जो है इनको लाइक भी करो ज्यादा से ज्यादा, इससे कम जो वीडियो है, और कंटिन्यू 6 से 7 पढ़ते रहो। बैंकिंग को अपन कवर करेंगे यहाँ पे पूरा। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो कोर्स जो आ रहा है ये इंपॉर्टेंट कोर्स है। आपके परिवार में कोई भी RS की तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर कोई एजुकेशन माफिया के चक्कर में ना फंस जाए, 15-20 हजार रुपए फालतू में दे आओगे। अनअकैडमी से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है आज के दिन इंडिया में। तो यहाँ आप टॉप एजुकेटर से पढ़े, मात्र 7560 रुपए में RS की 2 साल में प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी। ठीक है, कोई भी आपके यहाँ अगर SSC की तैयारी कर रहा है, कोई भी आपके यहाँ नेट JRF की तैयारी कर रहा है, कोई भी आपके यहाँ नीट IIT JEE की तैयारी कर रहा है, कोई भी आपके यहाँ CDS की तैयारी कर रहा है, UPSC की तैयारी कर रहा है, क्लेट की तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले तो उसे कपिल 07 कोड से ही दिलवाए, क्योंकि अपना कोड जो है वो यूनिवर्सल कोड है। और क्यों दूसरों क्यों लगाओ, आपने लगाओ जब अपने घर को आदमी कोई पढ़ना चाह रहे। ठीक है, तो बैंकिंग की समितियों को राइट डाउन करो, इससे अच्छा ये PDF ग्रुप में डाली हुई है, वहां से डाउनलोड कर लो और पढ़ते रहो कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। फिर कल शाम को वापस 6 से 7 बजे यही क्लास होगी। कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहें, पढ़ते रहें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद अपन आगे टॉपिक और करेंगे, डिजिटल बैंकिंग, NPA, NBFC, मनी सप्लाई, सब कुछ अपन कवर करेंगे। बस आपका काम है कंटिन्यू बने रहना।